मोदी 3.0 का बजट सभी के सामने आ चुका है, लेकिन 3.0 बजट आने के बाद अब इसे एनालिसिस करने का समय है, क्योंकि सेक्टर वाइज कई सारी घोषणाएं हुई है। सभी सेक्टर्स को समझेंगे, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए भी ये जो बजट है ये काफी राहत भरा नजर आ रहा है। टैक्स स्लैब के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स स्लैब 2024 से 2025 तक क्या कहेगा टैक्स पेयर्स के लिए। तो शून्य से यानी कि नहीं बराबर से 3 लाख रुपए तक के बीच की जो आय है, आय और पहले यही राशि थी 3 लाख तक की, जिसे 0% यानी कि कुछ भी नहीं टैक्स पे करना होगा। टैक्स पेयर्स के दायरे में ये नहीं आएंगे। इसके अलावा 3 से 7 लाख तक जो आय है, और पहले ये थी 3 से 6 लाख तक, लेकिन अब इसे घटाया गया है और ऐसे में 5% जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा 3 से 6 लाख तक। इसके अलावा 7 से 10 लाख तक जो पेयर्स है इसको अब किया गया है परिवर्तित 6 से 9 लाख में, जिसमें अब 10% टैक्स पे करना होगा। ये सभी जानकारियां टैक्स पेयर्स के लिए है, और अगर आप भी इनकी श्रेणी में आते हैं तो आप भी कितना टैक्स पे करेंगे वो जान लीजिए। इसके बाद में 10 से 12 लाख की अगर बात करें तो उसको अब परिवर्तित किया गया है 9 से 12 लाख में। 10 से 12 लाख पहले था, लेकिन अब 9 से 12 लाख आय की, और इसमें 15% टैक्स पे करना होगा। इसके बाद आगे बढ़कर बात करते हैं 12 से 15 लाख की। 12 से 15 लाख को यथावत रखा गया है। 12 से 15 लाख तक की आय वाले लोगों को 20% टैक्स पे करना होगा, और 15 से ज्यादा जिनकी आय है सालाना, उन्हें 15 से ज्यादा यथावत रखा गया है। परिवर्तन इसमें नहीं है, जिन्हें 30% टैक्स पे करना होगा। कुल मिलाकर के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए राहत इसीलिए हो गई है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट की बात अगर हो तो वो भी राहत भरा कदम है। इसके अलावा अगर पूरे टैक्स स्लैब को अगर आप देखेंगे 2024-2025 के इस बजट में, तो 3 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स पे नहीं करना। चलिए इसी टैक्स प्ले स्लैब को और उसके बाद में टैक्स पेयर्स के लिए क्या राहतें आई हैं इस बजट में, इससे बेहतर ढंग से समझाएंगे हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी समय जुड़ गए। विमल जी, सबसे बड़ी बात टैक्स पेयर्स को लेकर के जब हम समझते हैं इस बजट के अंदर, तो नजर वही जाती है कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या उम्मीदों वाला ये बजट रहा, क्योंकि राहतें तो मिली है। आप कैसे देखते हैं, क्या एनालिसिस आपका इस बजट पर? जयती जी, यदि टैक्स पेयर्स को मिलने वाली राहत की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की है। हालांकि ये अलग बात है कि ये राहत कितनी मिली है, अपेक्षा के अनुसार मिली है या नहीं मिली है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसको सामान्य तरीके से देखा जाए, टैक्स पेयर्स की जो उम्मीद थी उस उम्मीद में जरूर निश्चित रूप से इस बार बजट के अंदर सकारात्मक घोषणाएं हुई है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शंस की बात करें, जो पहले 50,000 रुपये था, जिसको बढ़ा करके इस बार बजट में 75,000 करने की घोषणा की है। मैं इसको बड़ा सकारात्मक मानता हूं। इसका कारण ये है कि एक बार टैक्स पेयर्स को 25,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शंस के रूप में राहत मिलेगी। टैक्स की स्लैब में जो चेंजेज हुआ है वो आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो टैक्स की स्लैब में जो परिवर्तन हुआ है वो भी एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। हालांकि इसमें और भी बढ़ोतरी किए जाने की अपेक्षाएं थी। इसका कारण ये था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से जो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब जब सरकार की पॉकेट के अंदर टैक्स के माध्यम से कुछ अतिरिक्त राशि आ रही है, तो निश्चित रूप से सरकार की भी ये भावना होनी चाहिए कि सरकार को टैक्स पेयर्स को कुछ राहत के नाम पे कुछ और दिया जाना चाहिए। बजट को केवल और केवल टैक्स पे ही फोकस नहीं किया जा सकता। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कल बोला था कि ये बजट एक अगले 5 साल का एक रोड मैप है। अगले 5 साल में सरकार की क्या मंशा है, उस मंशा का इशारा है। ये पहला बजट है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का, इसलिए ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इस पहले बजट के अंदर जो रोड मैप तैयार किया गया है वो रोड मैप आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा, और जो भी टैक्स पेयर्स की जो उम्मीद है वो टैक्स पेयर्स की उम्मीदों पर ये बजट के माध्यम से सरकार खरा उतरने की कोशिश करेगी। इस बजट में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए थे, क्योंकि मैंने पूरा बजट देखा था और मेरा खुद का भी बजट में बड़ा इंटरेस्ट है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों के ऊपर भी आम जनता को और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को गौर करना चाहिए। जैसे इसमें एक तो स्किल डेवलपमेंट की बात की है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार मैसिव एक्सपेंसेस करने जा रही है। आप इस बात को देखिए कि यदि हम सक्षम होंगे काम करने में तो निश्चित रूप से अधिक इनकम कमाएंगे। अधिक इनकम कराएंगे तो भला हमें टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम जी। इसी तरह से यदि एजुकेशन लोन की बात करें, नए एजुकेशन सेक्टर की, नए सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट करने की जो बात की है, एक और खास बात इस बजट की ये भी मानी जा सकती है कि सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी को लेकर काफ़ी
प्रैक्टिकल कदम उठाए हैं, जिसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल कदम सोने और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कमी को मान के चलता हूं। इसको लेकर के ज्वेलर्स काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सोने और चांदी की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इस इंपोर्ट ड्यूटी के कारण से उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा है। और जैसे अगर हम पिछले इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल, मई, जून तीनों महीने ऐसे रहे हैं जिन तीनों महीनों के अंदर हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे जो इंपोर्ट ड्यूटी में जो कमी हुई है, इसका सकारात्मक असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा और भारत से जो निर्यात होने वाला सोना चांदी और इसके आभूषण वगैरह हैं, इसके निर्यात में बढ़ोतरी होगी। जहाँ तक दोबारा टैक्स की बात करें, टैक्स में निश्चित रूप से जो स्लैब्स के अंदर जो चेंजेज हुए हैं, वो चेंजेज एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर ये बजट पूरी तरह से खरा उतरा, लेकिन खरा जरूर उतरा। जी जयती, ठीक कह रहे हैं विमल जी, लेकिन ये समझाइए, क्योंकि मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए, एक इंसान जब बजट के बारे में सुनता है और हम घर ही की अगर बात करें तो बेसिकली सबसे पहली नजर इस चीज पर जाती है कि महंगा क्या हुआ और सस्ता क्या हुआ। ये बहुत टेक्निकल चीजों में जाते नहीं है, सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ ज्यादा पैसा देना है और कहाँ पैसा कम लगेगा। तो उस लिहाज से क्या बिंदु रहे जिसमें सोने चांदी में तो कमी अब आएगी, ये मानकर चले, लेकिन फ्लक्चुएशन तो अभी भी जारी रहेगा आगे। देखिए, इसमें जैसे फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं और जो चीज़ में कमी या जिसके भाव बढ़ेंगे उसकी बात करते हैं, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर कस्टम्स, जिसके ऊपर जो हम आयात पर आधारित थे, उन सभी चीज़ों में जहां पे कस्टम्स की रेट्स में कमी की गई है, वो सब निश्चित रूप से सस्ती होगी। लेकिन ये सस्ती होने में इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी आज शाम को तो देखिए, बजट आप सभी के सामने है, टैक्स स्लैब का भी जिक्र किया और पूरा एनालिसिस भी करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी इस समय मौजूद हैं। विमल जी, टैक्स स्लैब को लेकर के सभी की जुबान पर ये चर्चा है और खुद अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा बदलाव इससे नजर आएगा, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। तो क्या ये माना जा सकता है कि टैक्स पेयर्स को जब हम सिर्फ और सिर्फ वही वर्गीकृत करते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, उनकी बल्ले बल्ले हुई है इस बजट के बाद, या फिर ओवरऑल सभी वर्गों के लिए जो टैक्स की राहत है ये फायदेमंद साबित होगी आने वाले समय में? बिल्कुल जयती जी, जहां तक इसमें बल्ले बल्ले की बात करें, बल्ले बल्ले जैसी तो बात नजर नहीं आती है, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली है। इसका कारण ये है कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं, सरकार को जितनी आय हो रही है उसके हिसाब से ही वो इनकम के अंदर से जो राहत दी जा सकती है उतना देने का प्रयास किया है। लेकिन इसको ये जरूर माना जा सकता है कि सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। जहाँ तक टैक्स स्लैब्स की बात करें, 0 से 3 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, वो उसकी इनकम टैक्स फ्री मानी जाएगी। इसके बाद में 5%, 10%, 12%, 15% जो अलग अलग जो स्लैब्स बनाई गई है, उन स्लैब्स के अनुसार उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी मानी जा सकती है कि यदि, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं और टैक्स पर चर्चा हो रही है, विमल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल जी, प्रतिक्रियाएं आप भी लगातार सुन रहे हैं क्योंकि मिलीजुली सी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बिंदुवार इसे आप समझा रहे थे, अभी प्रतिक्रिया से पहले अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, जो अपन जो बात कर रहे थे जयती जी, वो बात कर रहे थे टैक्स स्लैब को लेकर के, जिसमें 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स की रेट रहेगी और उसके बाद में जो टैक्स की रेट है वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाएगी। जैसे 6 लाख रुपए, 3 से 7 लाख रुपए पर 5% रहेगा, उसके बाद 10% है, 15% है, 20% है और 30% है। अब इसमें सरकार को जो अब उनका नजरिया है, उस नजरिए से लोगों का नजरिया अलग हो सकता है। इसका कारण ये है कि जैसे हम देख रहे थे अभी टिकैत साहब की अपनी टिप्पणियां थी, वो अपनी बात कर रहे थे। इसके बाद में जो सांसद आए थे, जो शायद बीजेपी के सांसद हैं, वो उस बजट की तारीफ कर रहे थे। इस तरह की हर आदमी का अपना एक चश्मा होता है, हर आदमी अपनी दृष्टिकोण से बजट को देखता है। यदि इस बजट को न्यूट्रली देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने अगले 5 साल के लिए रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप की शुरुआत पहले बजट से हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का पहला बजट है। इसलिए इसको यदि सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है। इसमें जैसे महिलाओं को लेकर के काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं, युवाओं को लेकर के काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी प्रोविजंस किए गए हैं। इसी तरह से जैसे हम बात करें, आवास की बात करें, जैसे शहरी आवास को लेकर के सरकार ने अच्छी घोषणाएं की है। पीएम आवास योजना को लेकर 3 करोड़ रुपए का 3 करोड़ एडिशनल
मकान बनाने की घोषणा की गई है। इसी तरह महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान किए गए हैं, ये सारे प्रावधान इस बात की सरकार की इस मंशा का घोतक है कि सरकार की जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण दीर्घावधि के लिए है। वो इमीडिएट कोई मतलब ऐसा कोई एक माहौल नहीं बनाना चाह रही कि भाई मेरे को इस बजट के माध्यम से मैंने ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को इस बजट में लगी है वो एमएसएमई श्रेणी को लेकर के लगी है, क्योंकि एमएसएमई को किसी भी देश की सब अर्थव्यवस्था को चलाने की धुरी माना जा सकता है। और ऐसे एमएसएमई सेक्टर को लेकर सरकार ने ग्रोथ को लेकर के बड़ी घोषणाएं की है, जिसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम का इंट्रोड्यूस करना है, न्यू असेसमेंट फॉर क्रेडिट के लिए इंट्रोडक्शन करना है, क्रेडिट सपोर्ट इन स्ट्रेस पीरियड जब भी छोटे उद्योगों के सामने आ जाता है तो उनके सामने बड़ा संकट होता है कि वो उस स्ट्रेस से कैसे निपटे। इसके लिए सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, तरुण श्रेणी में ऋण की सीमा बढ़ाई है। तो ये कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिन घोषणाओं के आधार पर ये माना जा सकता है कि सरकार ने अपनी मंशा शो की है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए। चूंकि एमएसएमई से जुड़े हुए काफी ज्यादा संख्या में जनसंख्या होती है, इसलिए ये माना जा सकता है कि सरकार ने राहत देने का प्रयास एक बड़े तबके को करने की कोशिश की है। जी जयती जी। लेकिन विमल जी, काफी इंटरेस्टिंग ये समझना भी है, क्योंकि ज्यादा फोकस नजर आता है वो आता है आमदनी बढ़ाने पर व्यक्ति जो इनकम है वो बढ़े, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और एक बहुत बड़ा बिंदु जो मुझे समझ में आया और एक नया बिंदु लगा वो था कि जो फ्रेशर्स हैं, जो नए जॉब में है, उनके ईपीएफओ अकाउंट में 15,000 रुपए, ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है उस इंसान के लिए जो कोशिश कर रहा है नई जॉब में जाने की या फिर पहली बार है। और ऐसी सिक्योरिटी क्या आपके नजरिए में इससे पहले कभी मिली, या फिर आने वाले समय में किस तरह से इसे देखते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से फ्रेशर्स के लिए? जयती जी, यदि इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये सरकार का महत्वपूर्ण कदम है और सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। चूंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सरकार ने नए एम्प्लॉयमेंट को किसी इंसेंटिव स्कीम के साथ में जोड़ा है। जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम की जो 3 घोषणाएं मेजर की है, उन तीनों घोषणाओं के अंदर सरकार ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को रोजगार मिले, वो एक बार रोजगार से जुड़े, अपना स्किल डेवलपमेंट करें, स्किल डेवलपमेंट करने के साथ साथ आगे ग्रोथ करें। तो इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी तरह से जो रूरल इकोनॉमी है, उस रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार ने बहुत फोकस इस बजट में किया है। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर श्रेणी के लोगों को राहत देने की कोशिश की है। हम इस बजट को केवल इनकम टैक्स या कस्टम्स के लिहाज से नहीं देख सकते, इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे पहलू भी है उन पहलुओं पर भी देखना चाहिए। अच्छा विमल जी, एक छोटा सा जवाब अभी आप दीजिए, नजरिए में आपके क्या ये एक स्मार्ट बजट है, स्मार्ट मूव के साथ बजट जिसमें आगे के 5 सालों का तो विजन है लेकिन 2047 की भी झलक नजर आ रही है जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं? बिल्कुल, इसको ये कहा जा सकता है कि 2047 की झलक इस बजट में है, लेकिन आप इस बात की ये भी कैलकुलेशन कीजिए कि अभी हम 2024 में बैठे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। मतलब गैप जो है वो 23 साल का गैप है। 23 साल के अंदर पता नहीं गंगा में कितना पानी बह जाएगा, क्या क्या होगा। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन ये तय है कि सरकार ने एक मंशा अच्छी सामने रखी है और इस अच्छी मंशा को देखते हुए यह माना जा सकता है कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है, इस रोड मैप के ऊपर भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। हालांकि ये दूसरी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर समझे जाते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ने इस बजट का वेलकम नहीं किया है। स्टॉक मार्केट में इस समय की बात करें तो गिरावट है, लेकिन शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव चला रहता है। इस गिरावट को स्थायी नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके साथ ये भी बात है कि जब शेयर बाजार खुला था उस समय 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी थी। भले ही बाद में वो 700 पॉइंट तक नीचे गिर गया हो, लेकिन इसको ये उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति आगे बढ़ेगी, विकास की ओर बढ़ेगी, इसलिए यह माना जा सकता है कि स्टॉक मार्केट में वर्तमान में जो गिरावट है उस गिरावट में भी सुधार आना चाहिए और जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं वो शेयर्स निश्चित रूप से आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे। जी जयती। बिल्कुल विमल जी, और बड़े ही आसान शब्दों में आपने इस पूरे बजट को एनालिसिस कर दिया, हमारे दर्शकों के लिए टैक्स की बात की और युवाओं की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल जी इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए